नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेज के ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। हम जो आपके आर्मी 2024 की जो भर्ती है उसमें आर्मी जीडी तथा नर्सिंग असिस्टेंट एनए की जो भौतिक विज्ञान है फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। साथियों, पिछली क्लासों में हमने आपके भौतिक रहस्य, उनके मात्रक और बेसिक भौतिक विज्ञान के जो टॉपिक है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में अपन इससे आगे बढ़ते हुए जो आपके कुछ और महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जैसे बल, संवेग और आवेग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके जितने भी साथी हैं उन तक एक बार इस क्लास को पहुंचे, निश्चित तौर पर उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और उन्होंने जो अपना सपना देखा है कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, वो सपना साकार हो सके। साथियों, आज की क्लास में अपन बल के बारे में बात करेंगे। बल, फोर्स क्या होता है। सबसे पहले अपन बल को समझते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं देखना। जैसे हमारे पास एक बॉक्स था। क्या था? बॉक्स। वो अभी स्थिर अवस्था में पड़ा, तो कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। जिसे अपन क्या कहते हैं? विरामावस्था। क्या कहते हैं? विरामावस्था। फिर हमने इस बॉक्स पे धक्का मारा। बॉक्स को क्या दिया? धक्का दिया। ठीक है, हमने इस बॉक्स को क्या दिया? धक्का। हमने देखा कि धक्का देने पर ये बॉक्स गति कर रहा है, तो किस अवस्था में आ गया? ये गति अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया? गति अवस्था में। ठीक है, हमने कोई बॉक्स था, उस बॉक्स को हमने धक्का दिया तो वो विराम अवस्था से गति अवस्था में आ गया। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं बल की परिभाषा समझने के लिए। कि हमारे पास एक बाइक थी। ये बाइक है या साइकिल है, इसको अपन चला रहे थे। ठीक है, ये चल रही तो किस अवस्था में? चलिए, चल रही है तो गति कर रही है, तो गति अवस्था में। कोई भी बाइक, कोई भी कार, कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसकी अवस्था क्या बोलते हैं? गति अवस्था बोलते हैं। फिर हमने इस पे क्या मारे? ब्रेक मारे। आगे कोई जंप आ गया जिसने हमने क्या मारे? ब्रेक मारे। जैसे हमने ब्रेक मारे, जो आपकी बाइक थी वो रुक गई और किस अवस्था में आ गई? वो विराम अवस्था में आ गई। किस अवस्था में आ गई? विराम अवस्था में। अब मेरी बात को समझना कि आपने पहली स्थिति में वस्तु को धक्का मारा था। पहली स्थिति में आपने वस्तु क्या मारा था? धक्का मारा था। और दूसरी स्थिति में आपने क्या मारा? ब्रेक। ये जो आप धक्का और ब्रेक मार रहे हो, ये क्या है? बल है। क्या है? बल है। पहला जो आप धक्का मार रहे हो वो वस्तु की विराम अवस्था को गति अवस्था में लेके आ रहा है, जबकि जब आप दूसरी बार ब्रेक मार रहे हो तो वो वस्तु को गति अवस्था से विराम अवस्था में लेके आ रहा है। अर्थात धक्का और ब्रेक दोनों क्या? बल है। और यहीं से परिभाषा निकलती है कि बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु की विरामा अवस्था को गति अवस्था में या गति अवस्था को विरामा अवस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है और जो अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारक है वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यहाँ पे आपके धक्का और ब्रेक दोनों क्या है? बल। तो यहाँ से आपको बल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। बल किसे कहते हैं? बल वह भौतिक कारक है बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु की विरामा अवस्था को गति अवस्था में या या गति अवस्था को विरामा अवस्था में लाने का प्रयास करता है।
लाने का प्रयास करता है या लाता है। देखो, यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं कि हमने पहली स्थिति में धक्का मारा तो अवस्था परिवर्तन हो गया, और दूसरी स्थिति में हमने जब ब्रेक मारे तो भी अवस्था परिवर्तन हो गया। और ये जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है उसका जो कारक है वो क्या कहलाता? बल कहलाता। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी, लाने का प्रयास करता। लाने का प्रयास का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हो, क्या आप दीवार को हिला सकते हो? क्या नहीं। लेकिन आप धक्का तो मार रहे हो, उस स्थिति में आपके द्वारा मारा गया धक्का क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये आपको बात समझनी है। अब मेरी बात को आराम से समझना। बल की एक बहुत ही स्टैंडर्ड परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि पहली स्थिति में जब आपने धक्का मारा तो वस्तु रुकी हुई थी, उसका वेग कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही धक्का मारने के बाद वो किस अवस्था में आ गई? वो आपके गतिशील अवस्था में आ गई। उसका वेग ऐसे समझ लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे को बताओ वेग में क्या हो रही है? सर वेग में वृद्धि हो रही है। वेग में क्या हो रही है? वृद्धि। वेग में क्या हो रही है? वृद्धि। और जब वेग में वृद्धि होती है तो उसको अपन बोलते हैं कि वहां पे क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। और कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? सर धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात जब आप किसी वस्तु को धक्का मारते हो तो उसके वेग में वृद्धि होती है और वहां पे धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। जब आपने दूसरी बार ब्रेक मारे तो मेरे को बताओ ये वस्तु पहले किस अवस्था में थी? सर ये गति अवस्था में थी, मतलब इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। जैसे अपन मान रहे इसका वेग कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने ब्रेक मारे तो वस्तु रुक गई तो वेग कितना हो गया? सर रुकने पर 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सर बी से 0 हो रहा है, वेग में क्या आ रही है? कमी। वेग में क्या आ रही है? कमी। ठीक है। और जब किसी वस्तु के वेग में कमी आती है, जब किसी वस्तु के वेग में कमी आती है तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है? वहां पे सर जो त्वरण उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक होता है। और उस ऋणात्मक त्वरण को अपन मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अर्थात जब जब हम ब्रेक मारते हैं तब तक वस्तु के वेग में क्या आती है? कमी आती है। और वहां पे त्वरण कौन सा? मंदन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मंदन। अब ये सारी की सारी कहानी समझ में आपको आ जानी चाहिए कि बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर दे। त्वरण मतलब वस्तु के वेग में वृद्धि कर दे, और मंदन अर्थात वस्तु के वेग में क्या कर दे? कमी कर दे। और यहाँ से एक बल की स्टैंडर्ड परिभाषा निकल के सामने आती है। तो बल की मैं दूसरी परिभाषा लिख रहा हूं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर दे। आ गई बात समझ में? बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर दे। तो हमने ये बल की परिभाषा पढ़ ली और हमें ये समझ में भी आ गया देसी भाषा में कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। आगे अपन बल का फॉर्मूला देखते हैं। साथियों देखना, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु थी। कोई एम द्रव्यमान की क्या थी? वस्तु थी। इस पे आपने एफ बल लगाया। क्या लगाया? एफ बल लगाया। ठीक है। और जैसे आप एफ बल लगाते हो, सीधी सी बात है, जैसे ही बल लगाते हैं अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन। और अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके वेग में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। और वेग में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। अर्थात इस वस्तु में क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और उस त्वरण को अपन क्या मानते हैं? अपन मान लेते वो त्वरण कितना? ए है।
अब आपको कोई पूछे कि अब मेरे को बताओ कि हमने कितना बल लगाया है, इसके लिए आप क्या करना है कि जो वस्तु का द्रव्यमान m है, जो वस्तु का द्रव्यमान m है उसको किसके साथ गुणा करना है, उसको आपको a के साथ क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, ताकि आपको आपके द्वारा लगाया गया बल मिल जाएगा। तो बल का सूत्र आपको समझ में आ गया कि यदि वस्तु के द्रव्यमान को उसके त्वरण के साथ गुणा कर दिया जाए तो हमें किसका सूत्र मिलता है, बल का। तो बल बराबर होता है एम ए। बल बराबर क्या होता है, एम ए। हमारा बल कौन है, हमारी माँ है। हमारी ताकत कौन है, हमारी माँ। तो बल किसके बराबर होता है, माँ के बराबर, एम ए के बराबर होता है। ये बात आप समझ लीजिए। आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एफ कौन है सर, एफ बल है। हम इसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और एफ से प्रदर्शित करते हैं। ए कौन है सर, मास है, तो अपन हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और ए कौन है सर, ए क्या है, त्वरण है, एक्सलेशन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बल है वो दो भौतिक राशियों का गुणनफल है। और ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि बल किन दो भौतिक राशियों का गुणनफल है। तो बल किन दो भौतिक राशियों का गुणनफल है साथियों, तो बल आपके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो अब आपको बल का फॉर्मूला भी समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ से कोई क्वेश्चन भी पूछ ले हल्का सा नंबरिकल, तो भी आपको करना आना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन दे दे कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, 5 kg है, और हम उस पर एफ बल लगा रहे हैं। उस वस्तु में त्वरण है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो बल की गणना करो। तो कैसे करोगे, मेरे को बताओ। अभी मैंने बताया कि बल किस किस का गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो एफ बराबर क्या होता है, एम में। ठीक है, एम कितना है साथ है, देखो एम है 5 और त्वरण कितना है 5। 5 और 5 कितने हो गए, 25। और बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो 25 न्यूटन हमने जब बल लगाया तो 5 kg की वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे अपन बात करते हैं। हमने जब बल का सूत्र निकाल दिया तो मात्रक निकालने में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में मैंने बताया था कि जब भी किसी भौतिक राशि का हमें सूत्र और उसकी परिभाषा मिल जाती है तो उसके ऐसे ही मात्रक और उसकी जो विमीय सूत्र है वो आराम से बनाए जा सकते हैं। तो अपन इसका ऐसे ही मात्रक बनाते हैं, बल का ऐसे ही मात्रक। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन लगभग पक्का आता है, तो ध्यान से समझना। अपने तन मन और धन को यहाँ पे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको माइंड में रखकर यहाँ पे फोकस करना है। तो मेरे को बताओ कि बल के फॉर्मूले में आपको दो भौतिक राशियां मिल रही हैं, पहला द्रव्यमान और दूसरा त्वरण। यदि आपको द्रव्यमान और त्वरण के ऐसे ही मात्र आते हैं तो बल का ऐसे ही मात्र बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। द्रव्यमान का ऐसे ही मात्र क्या होता है, kg, और त्वरण का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो बल का ऐसे ही मात्र बन गए आपके kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन फिजिक्स में एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें अपन भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन की गति के नियमों के बारे में बताया। और बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। और ये जो आप बल का सूत्र देख रहे हो वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। इतना कुछ जब न्यूटन साहब ने बल के बारे में बताया तो उनको सम्मान देना बहुत ही जरूरी था। और हमने न्यूटन साहब के सम्मान में बल का ऐसे ही मात्र क्या रख दिया, न्यूटन रख दिया। तो जो आपको मिला ना भी kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को हमने क्या बोला, न्यूटन बोला। और जब भी किसी वैज्ञानिक से संबंधित मात्रक दिया जाता है उसका जो प्रथम अक्षर है वो कैपिटल अक्षर के रूप में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बल का ऐसे ही मात्र न्यूटन है। ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करता है बच्चे बच्चे को पता होता है, लेकिन आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन के विकल्प के रूप में आपको kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं कि बल का सीजियस पत्ती में मात्रक क्या होता है। बल का सीजियस पत्ती में मात्रक
तो बल का सीजिस्पत्ति में मात्रक होता है डाइन। कौन होता है? डाइन। डाइन भी एक वैज्ञानिक थे। तो बल का सीजिस्पत्ति मात्रक कौन है? डाइन होता है। और ऐसे ही मात्रक कौन है? न्यूटन। यहाँ से आपको न्यूटन और डाइन में संबंध आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये संबंध आपको याद रखना है। जो एक न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर होते हैं? एक न्यूटन है वो 10⁵ डाइन के बराबर। 10⁵ डाइन के बराबर। और 10⁵ कितना होता है? 1,00,000। अर्थात जो न्यूटन साहब थे वो 1,00,000 डाइन के बराबर थे। अब आप उसकी तुलना डाइन से मत करना। जो आप सामान्य देसी भाषा में डाइन जानते हो, डाइन क्या होती है? चुड़ैल। उसको अपन बोलते हैं डाइन। इसका मतलब अगर 1,00,000 चुड़ैल इकट्ठी हो जाए तो भी न्यूटन साहब उस पर क्या पड़ते थे? भारी पड़ते थे। इस बात को अपने माइंड में सेव कर लो। अर्थात एक न्यूटन है वो 1,00,000 डाइन के बराबर, 1,00,000 में 10⁵5 डाइन के बराबर होते हैं। ये संबंध आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि न्यूटन साहब है 1,00,000 डाइन पे भी क्या पड़ते थे? भारी पड़ते थे। आगे बल का एक और मात्रक सामने आता है जो एफपीएस पत्ती में, वो भी आपको याद रखना है। एफपीएस पत्ती में बल का क्या मात्रक होता है? बताओ भाई, आपने पढ़ा है तो। तो एफपीएस पत्ती में बल का जो मात्रक होता है वो होता है पाउंडल। क्या होता है? पाउंडल। पाउंडल कहाँ से आया? ये पाउंडल वहीं से आ रहा है जब हमने एफपीएस पत्ती पढ़ा था और वहाँ पे बोला था कि एफपीएस पत्ती में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो पाउंड होता है। हमने यहाँ पे केजी की जगह क्या रखा? पाउंड रखा। और सेंटीमीटर की जगह क्या रखा? फुट रखा। और वहाँ से एक नया शब्द आता है पाउंडल। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी मैंने अभी बातें बताई थी वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में हो सकता है कि बल का सूत्र मिल जाए, हो सकता है बल का ऐसे ही मात्र मिल जाए, हो सकता है बल का सीजिस्पत्ति मात्र पूछ ले, हो सकता है न्यूटन और डाइन में संबंध पूछ ले, और हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक आपके बल का नहीं है। और ऑप्शन में आपको न्यूटन, डाइन और पाउंडल ये मिल जाए और एक कोई और चीज़ दे दे। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे अपन बात करते हैं कि बल है वो आपकी किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि, उसकी बात करते हैं। जो बल का सूत्र होता है वो अभी हमने पढ़ा F बराबर ma। और यहां से पढ़ा कि m कौन है? द्रव्यमान। और a कौन है? त्वरण। अब मेरे को एक बात बताओ कि द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान सदिश राशि है। हमें कैसे पता? मैंने एक बात बताई थी कि द्रव्यमान आपकी मूल भौतिक राशि है और जितनी भी मूल भौतिक राशियां हैं वो सारी की सारी अदिश राशियां हैं, साथ की साथ। ये बात माइंड में डाल दो। उसके बाद अपन त्वरण की बात करें। त्वरण कैसी राशि है? सदिश। अब मेरे को बताओ बल कैसी राशि है? सर, बल अदिश और सदिश का गुणनफल है। जब सदिश और सदिश का गुणनफल होता है तो परिणाम किसका भारी होता है? हमेशा सदिश का भारी होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं बल एक प्रकार की सदिश वेक्टर राशि है। बल एक प्रकार की सदिश कोष्टक में वेक्टर। ये वेक्टर याद रखना भाई, इंग्लिश में सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर। आजकल के जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निम्न में से कौन सी वेक्टर राशि है, अर्थात वो सदिश राशि की बात कर रहा है। हिंदी मीडियम में भी ऐसा संभव है। इंग्लिश वर्जन का हिंदी जो ट्रांसलेट है वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने बल की परिभाषा, बल का सूत्र और बल के मात्रक और बल कैसी राशि, ये सारी बातें कर ली है। इसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं तो जो दूसरे प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें बल का विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो अगर अपन नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करें उन परीक्षाओं में हमेशा विमीय सूत्र, डायमेंशन पूछा जाता है। तो कभी अपन विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। अभी मैं आपको बल की जो विमा है वो सीधी एक बार लिख रहा हूँ। बल का विमीय सूत्र
m1 L1 T⁻², ठीक है, ये होता है। तो ये हमने बल की पूरी पूरी अभी बेसिक जानकारी जुटा दी है। आगे अपन बल के प्रकार के बारे में बात करते हैं, या प्रकृति के मूल बल कितने होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे लिख दो, प्रकृति के मूल बल, ठीक है। बल के खूब सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। पहले तो आप ये याद रखो कि जो 4 बल है उनको प्रकृति के मूल बल माना गया। फिर कौन कौन से बल है उनके बारे में आप बात करते हैं। सबसे पहला प्रकृति का जो मूल बल है वो गुरुत्वाकर्षण। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। दूसरा बल है वो है आपके दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल। तीसरा बल है वो आपके विद्युत चुम्बकीय बल। तो चौथा बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो प्रकृति के मूल बल कितने हैं? 4 है, और चारों के नाम याद रखना। पहला आपके गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण को सब लोग जानते हैं, क्योंकि अपन किसी वस्तु को नीचे छोड़ते हैं मुक्त रूप से तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जाती है। दूसरा बल है आपके दुर्बल अंतराणिक आकर्षण बल। जो आपके पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस द्रव गैस हो, उनके अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक, सबसे पहला अंतरा आणविक अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल उसको अपन बोलते हैं दुर्बल अंतराणिक आकर्षण बल। तीसरा है विद्युत चुम्बकीय बल, मतलब ऐसा बल जहाँ पे विद्युत बल भी लगे और जहाँ पे चुम्बकीय बल भी लगे। ऐसा कब होता है? जब किसी माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जैसे आपके गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, या प्रकाश, या आपके सूक्ष्म किरणें, ये गुजरे, उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है। अगला है प्रबल नाभिकीय बल। नाम से पता चल रहा है कि नाभिक के अंदर लगेगा, तो नाभिक के अंदर उपस्थित जो प्रोटॉन प्रोटॉन तथा जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे अपन कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो मैंने इन चारों बलों के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। आगे की क्लासों में जब अपन इनसे संबंधित सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे अपन बात करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा इन 4 बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है और सबसे प्रबल बल कौन सा है। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। और प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। नाम से पता चल रहा है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि दोनों बलों के बीच रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, यदि अपन गुरुत्वाकर्षण बल को 1 मान ले, यदि अपन गुरुत्वाकर्षण बल को 1 मान ले, तो जो प्रबल नाभिकीय बल है वो 10 की घात 38 गुणा होगा। ठीक है, इतना प्रबल होता है। यदि अपन गुरुत्वाकर्षण बल को 1 मान लेना तो प्रबल नाभिकीय बल वो 10 की घात 38 गुणा, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर बात समझ में। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके आर्मी, जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट से संबंधित, वो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं कि भाई प्रकृति के मूल बल कितने हैं, तो आपको उत्तर क्या देना? सर 4 है। कितने हैं? 4। फिर आप क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, तो कितने? चारों के नाम थोड़ा आपको याद रखना है। पहला है गुरुत्वाकर्षण,
दूसरा है दुर्बल अंतराणिक आकर्षण बल, तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन चारों में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण। और इन चारों में से सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो सबसे प्रबल बल है आपके प्रबल नाभिकीय बल। और कभी कभार इनके मध्य अनुपात भी पूछा जा सकता है, तो वो अनुपात होगा 1:10⁻38। ये सारी की सारी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। पीछे हमने बल की सामान्य जानकारी और अपन प्रकृति के बलों के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे अपन दो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बल अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में बात करते हैं। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि बलों के खूब सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे आपने अभी चार पढ़ा, आप घर्षण बल पढ़ते हो, श्यान बल पढ़ते हो, खूब सारे दुनिया भर के बल हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों से संबंधित क्वेश्चन आपके जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र है उनमें पूछे गए। एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं, समझना इस बात को कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल होता क्या है। अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल, इन दोनों को साथ इसलिए पढ़ते हैं ताकि इन दोनों में मूल अंतर को समझा जा सके। मेरी बात को आराम से समझना, ये जो सारी की सारी कहानी है अभी 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। अपन एक बात कर रहे हैं कि अपने हाथ में एक कोई गेंद है, ठीक है, उसको अपन रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं। तो वो जो गेंद है वो आपके एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे गति करी, ऐसे ऐसे घुमा रहे, ऐसे, ठीक है। तो वो जो गेंद है वो वर्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति कर रही है। जैसे अपने पास अपन बात करें कि ये गेंद है, ठीक है, उसको अपन बांध कर वर्ताकार पथ पे घुमा रहे ऐसे, ठीक है, और उसकी जो चाल है वो क्या, एक समान है। अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के लिए बहुत ही जरूरी है कि अपन जिस वस्तु को गति कर रहे हैं उसकी चाल क्या रहे, एक समान, तो वो एक समान वेग से गति कर रही है। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से किसी वर्ताकार पथ पे गति करे, किसी वर्ताकार पथ पे गति करे, वर्ताकार पथ पे गति करे, उस गेंद पर दो बल लगते हैं। गेंद पे दो बल लगते हैं। पहला बल वर्ताकार पथ जहाँ पे वो घूम रही है उस गेंद पर जो बल लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा। एक समान वेग से वर्ताकार पथ पर गति करती हुई गेंद पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नाम से पता चला अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। ठीक है, दूसरी अपन बात कर रहे हैं इस गेंद पर केंद्र के विपरीत दिशा में बाहर की ओर एक बल लगता है, इसे अपन बोलते हैं अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। वही बात समझ में। तो अभी केंद्रीय मतलब जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको अपन कहते हैं अभी केंद्रीय, और जो बाहर की ओर लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, अप केंद्रीय कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो अप का मतलब क्या था, अप अपन छोटे बच्चे को बोलते हैं अप, वहां से भाग जा, वहां से दूर हट जा, ऐसा नहीं बोलते अप। तो अप का मतलब है दूर हटना, मतलब उस वस्तु या गेंद पर केंद्र के विपरीत दिशा में बाहर की ओर बल लगेगा उसको बोलते हैं अप केंद्रीय, और जो केंद्र की ओर लगता है उसको बोलते हैं अभी केंद्रीय। अब दोनों की परिभाषा में समझ में आ गई कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से किसी वर्ताकार पथ पे गति करती है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अपन अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और केंद्र के विपरीत दिशा में बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो परिभाषा हमें समझ में आ गई। मैं परिभाषा लिख देता हूं, एक बार आप नोट कर लो। एक समान वेग से
वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है। अपन क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। और ये सेम की सेम लैंग्वेज, वस्तु पर केंद्र के विपरीत दिशा में बाहर की ओर बल लगता है, जिसे अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये दोनों की परिभाषा अपन को समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल है, ये एक वस्तु पे लग रहे हैं और दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इनका जो मान है वो तो समान होता है। परिमाण में ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल का सूत्र। साथियों, इस बात को ध्यान से देखना कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो हम मान रहे हैं कि जो गेंद हमारे पास थी उसका द्रव्यमान क्या है? उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। क्या है? स्मॉल एम। ठीक है। और वो जिस वर्ताकार पथ पे गति कर रही है, उसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर मान लेते हैं। आ गई बात समझ में? और वो एक समान वेग से जो गति कर रही है उसका वेग मान लेते हैं v। क्या मान लेते हैं? v। एक समान वेग क्या मान ले? v। कि कोई m द्रव्यमान की r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति कर रही है। कोई वस्तु किसी वेग से गति करती है तो वहां पे कोई ना कोई त्वरण अपकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण का जो वैल्यू है वो होता है a बराबर v स्क्वायर अपॉन r। आपको क्या करना है? आपको वेग का वर्ग करना है और वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या देना है? भाग देना। क्या देना है? भाग देना है। तो आपको उसका त्वरण मिल जाएगा a बराबर वी स्क्वायर अपॉन r। और जब आपको त्वरण मिल गया तो आराम से आप बल का वैल्यू निकाल सकते हैं कि बल का फॉर्मूला था F बराबर एम ए। F बराबर m का m, और त्वरण क्या मिला? वी स्क्वायर अपॉन आर। एक ही जगह पुट कर देंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये आपको अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय त्वरण है, उसका सूत्र आपको प्राप्त हो गया, जो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपेगा, और जैसे ही छपेगा आप उसको सही कर दोगे और आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होने का जो आपका सपना है उसको साकार करेगा। ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने साथियों तक इस क्लासों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए पहुँचे, क्योंकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ये जो क्लास है वो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का सूत्र बार बार पूछ जाता है, आपको याद करना है F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक बार इनके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल वही है जो अपन चारों ओर विद्यमान होते हैं, वही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसमें भी कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रहों का चक्कर लगाना,
पृथ्वी भी चक्कर लगा सकती है या अन्य ग्रह है वो भी चक्कर लगा सकते हैं। वहां पे कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रहों का चक्कर लगाना। दूसरा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। ये परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है? नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना भी कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कभी कभार आपने एक पत्थर को डोरी से बांधकर अपने हाथ से वर्ताकार पथ पे घुमाया होगा, तब आप देखते हो जो डोरी तनी हुई रहती है वो भी अभिकेंद्रीय बल के कारण रहती है। तो वहां पे आप जो घुमा रहे हो, ठीक है, तो किसकी वजह से घूम रही है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला एग्जाम्पल हो गया, जैसे ये आप हो, ठीक है, आपने हाथ में एक डोरी है और डोरी से आप किसी पत्थर को वर्ताकार पथ पे घुमा रहे हो, ठीक है, तो पत्थर को रस्सी द्वारा पत्थर को रस्सी द्वारा वर्ताकार पथ पे घुमाना, कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। और भाई वो पत्थर अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वर्ताकार पथ पे घूम रहा है। यदि वहां पे अभिकेंद्रीय बल लगना बंद हो गया, जहां पे अभिकेंद्रीय बल लगना बंद हुआ वहां से वो जो पत्थर है अपना वर्ताकार पथ छोड़ देगा। सही बात समझ में? हो सकता है कि सीधा आपके मुंह पे गिरे या अपने पड़ोसी के सिर पे आके गिरे, किसी का सर फोड़ दो आप। ये जरूरी है, कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पे घूमे उसके लिए अभिकेंद्रीय बल लगना चाहिए। तो अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वर्ताकार पथ छोड़ देती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले एग्जाम्पल की बात करें अपन, जो आपने झूले देखे होंगे मैरी गो राउंड, ऊपर जो गोल गोल घूमते हैं ना बड़े बड़े मेलों में, मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड में जो झूला घूमता है तो झूले में केंद्रिक और जो बल लगता है वो भी कौन सा है? ये वाला ही है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपन पढ़ते हैं अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल। अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखे होंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। ये काम कैसे करती है बात को समझना। वॉशिंग मशीन आपने देखा कभी? उसमें क्या होता है, कपड़े घूमते रहते हैं, ठीक है। पहले अपन कपड़ों को सुखाने वाला सिस्टम देखना, बाहर थोड़ा कपड़ों को सुखाने वाला सिस्टम होता है कि ताकि अपन ज़्यादा ज़्यादा पानी बाहर निकाल दे। तो वो कैसे वर्क करता है, वहाँ पे एक देखना एक टब होता है और टब में बीच में ऐसा कुछ बेलन टाइप डंडा होता है और साइड में कपड़े घूमते रहते हैं। तो साइड में जब कपड़े घूमते हैं तो वहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर बल उत्पन्न होता है। जैसे ये कपड़ा है कोई, ये वाला, ठीक है, और केंद्र से बाहर की ओर एक बल उत्पन्न होता है। केंद्र से बाहर की ओर एक बल उत्पन्न होता है जो कपड़ों के अंदर के पानी को बाहर लेके जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब बात आपको समझ में आ गई क्या कि वॉशिंग मशीन में अब केंद्रीय बल लगता है जो केंद्र से बाहर की ओर ऐसे, केंद्र से बाहर की ओर ऐसे, जैसे अपन बात करते हैं जैसे यहाँ पे कपड़े साइड में, यहाँ से ऐसे बल लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है ना, तो वो पानी को अपने साथ लेके जाएगा और कपड़े थोड़े
मतलब फरके पड़ जाएंगे, जैसे अपन को बोलता ज़्यादा ज़्यादा पानी उड़ जाएगा। वॉशिंग मशीन। दूसरा आपके दूध से क्रीम निकालने की मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, बिलोना मशीन। इसके बारे में आप सब जानते हो कि ये वर्क कैसे करती है। ये सेम का सेम अप के अंदर जो अप के अंदर ये बल होता है उसके सिद्धांत पे वर्क करती। कैसे समझना, जैसे भाई ये आपके पास बड़ा सा बिलोना था, ठीक है, और आज आपको क्या दही से घी बनाना है, तो कैसे बनाओगे? इसके अंदर मत्तानी डालोगे, ठीक है, और मत्तानी से क्या करो, इस मत्तानी ऐसे घुमाओगे। जैसे आप मत्तानी को घुमाओगे तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगेगा, और वो क्या करेगा, वो उस दही के अंदर जो लिक्विड फॉर्म है उसको केंद्र के तरफ लेके जाएगा, और बीच में कौन बचेगा, या वो जो उसके अंदर जो क्रीम क्रीम है उसको केंद्र से बाहर की ओर लेके जाएगा, और बीच में वो खट्टी छाछ बच जाएगी आपकी, पानी पानी, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके पूरी जो क्रीम है एक कॉर्नर में इकट्ठी हो जाएगी, और पीछे क्या बचेगी, छाछ बचेगी। तो दूध से क्रीम निकालना या दही से क्रीम निकालने की जो मशीन है बिलोना मशीन, वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, इस पे, ठीक है। अच्छा, ये जो अपकेंद्रीय बल है इसको आपने डेली लाइफ में महसूस अनेक बार किया है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि वहां पे जो बल लग रहा है वो आपके अपकेंद्रीय बल लग रहा है। जैसे आप कार चला रहे हो और किसी वर्ताकार मोड़ पे जब आप कार को अचानक घुमाते हो, जो सवारी है या जो आप है वो बाहर की तरफ धक्का महसूस करते हैं। इसके पीछे भी कारण कौन है, अपकेंद्रीय बल है, ठीक है। वर्ताकार पथ पर वर्ताकार पथ पर कार को मोड़ने पर सवार यात्री का बाहर की तरफ धक्का महसूस करना, यात्री का बाहर की ओर धक्का महसूस करना, महसूस करना, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो मैरी गो राउंड है, अभी अपने पढ़ा कि मैरी गो राउंड है, उसमें केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन जब अपन झूला खा रहे हैं तो अपन जैसे ही झूला खाते हैं तो अपन को एक बाहर की तरफ धक्का देने वाला बल भी लगता है, वो भी कौन सा है, वो अपकेंद्रीय। तो जितना भी केंद्र से बाहर की ओर ऐसा, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगते हैं वो सारे के सारे क्या है, अपकेंद्रीय बल है। जबकि केंद्र की ओर लगने वाले बल वो क्या कहलाते हैं, वो आपके अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े, ये बल क्या होते हैं और इनका मेन है वो फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, या दूध या दही से आप क्रीम अलग करें वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, या जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है इस पे कौन सा बल लग रहा है। एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो फॉर्मूला पढ़ा हमने F बराबर mv²/r, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। और कभी कभार ऑप्शन में आपको इसकी जो परिभाषा है वो देकर पूछ जा सकता है कि ये किसको परिभाषित करे। तो सारी की सारी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो अभी अपन पढ़ रहे थे पहले अपने बल की परिभाषा, फिर फॉर्मूले, फिर उसके ऐसे ही मात्रक, ठीक है, फिर अपने प्रकृति के 4 मूल बल पढ़े, कौन सा दुर्बल कौन सा प्रबल, उसके बाद अभिकेंद्र तथा अपकेंद्रीय बल पढ़ा। तो बल के बारे में अपन ने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। आगे अपने 2 भौतिक राशियां हैं, एक आपके संवेग और आवेग, उनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। संवेग P से प्रदर्शित करते हैं और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं आवेग। दोनों को साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपन इनमें अंतर को समझ सके। आवेग को अपन इम्पल्स कहते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। पहले मेरी बात को समझना, संवेग क्या होता है, संवेग वेग के साथ। जैसे आपके पास कोई गेंद है, उसका द्रव्यमान क्या है,
स्मॉल m और वो v वेग से गति कर रही है, इसका संवेग क्या होगा? इसका संवेग क्या होगा? बताओ क्या होगा? सीधी सी बात है, यदि मैं द्रव्यमान को वेग से गुणनफल कर दूं, गुणा कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? संवेग। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक गेंद है जिसका द्रव्यमान कितना 1 kg है और अपन उसको फेंक रहे हैं तो उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड होगा। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। तो मेरे को संवेग बताओ। तो आप क्या करोगे? द्रव्यमान का वेग के साथ क्या करोगे? गुणा। तो आपका संवेग आ जाएगा 2 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान को अगर अपन वेग से गुणा कर दे तो हमें क्या मिलता है? संवेग मिलता है। और किसी वस्तु का संवेग ये निर्धारित करता है कि वो सामने वाली वस्तु पर कितना बल लगाएगी। किसी वस्तु का संवेग ये निर्धारित करता है कि वो सामने वाली वस्तु पर कितना बल लगाएगी। अर्थात इसका जो संवेग है ये डिसाइड करेगा कि जब गेंद किसी दीवार से टकराएगी तो ये गेंद उस दीवार पे कितना बल लगाएगी। तो ये बात समझ में आ गई देसी भाषा में संवेग क्या होता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को गुणा कर दे तो हमें क्या मिलता है? संवेग। और संवेग ये बताता है कि वो किसी वस्तु, किसी सामने वाली वस्तु पर कितना बल लगाएगी। तब अपन को संवेग की परिभाषा समझ में आ गई। किसी वस्तु के द्रव्यमान m, के द्रव्यमान m तथा वेग v का गुणनफल। किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है। इसे अपन P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। का फॉर्मूला बनाओ भाई। परिभाषा से फॉर्मूला आराम से बनाया जा सकता है कि संवेग क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है। और संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो P बराबर क्या बन गया? mv। और सूत्र बनने पर अपन आराम से इसका ऐसे ही मात्रा निकाल सकते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होगा साथ या बताओ? इसके फॉर्मूले में जो भौतिक राशियां दिख रही है उनका ऐसे ही मात्रा आना चाहिए। एक तो मेरे को द्रव्यमान दिख रहा है और दूसरा मेरे को वेग दिख रहा है। द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? kg। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो आपके संवेग का ऐसे ही मात्रा बन गया kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। आगे अपन बात करते हैं संवेग अदिश राशि या सदिश राशि। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके सूत्र में दो भौतिक राशियां आ रही है। एक तो द्रव्यमान आ रहा है और वेग आ रहा है। द्रव्यमान कैसी है? अदिश राशि। और वेग कैसी है? सदिश राशि। और जब अदिश और सदिश का गुणा होता है तो पलड़ा किसका भारी होता है? सदिश का। तो अपन कह सकते हैं संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। और जो मैंने एक बात बताई थी, किसी वस्तु का संवेग क्या प्रदर्शित करता है कि वो सामने वाली वस्तु पर कितना बल लगाएगी। ये उस वस्तु का संवेग निर्धारित करेगा कि वो सामने वाली वस्तु पे कितना बल लगाएगी। जैसे अपन एक बात करते हैं, जैसे मेरे मुक्के की बात करते हैं तो मेरा मुक्का जो 50 ग्राम का है, ठीक है। वैसे 1.5 किलो के भी मुक्के होते हैं लेकिन मेरा 50 ग्राम का ऐसे समझ लेते हैं। और मैं किसी को मुक्का मार रहा हूँ और मेरे मुक्के का जो स्पीड है, वेग है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैं इसका संवेग निकाल दूं, मेरे मुक्के का जो द्रव्यमान है 50/1000 kg में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का सही मात्रा क्या था? kg। तो 0.05 ये मेरा द्रव्यमान आ जाएगा। और मेरी स्पीड कितनी बताई मैंने? 5 मान लेते, 5 का संवेग आएगा 0.25। जैसे ही संवेग आएगा ना तो ये संवेग डिसाइड करेगा कि सामने वाले के मुंह पर कितना बल लगाएगा। मेरे मुक्के का संवेग ये निर्धारित करेगा कि वो सामने वाली वस्तु पे कितना
बल लगाएगी। तो सारा का सारा खेल किसका है? संवेग का है। संवेग ही निर्धारित करता है कि वो दूसरी वस्तु पे कितना बल लगाएगी। तो ये संवेग समझ में आ गया। अच्छा, अब आवेग क्या होता है? आवेग की जो कहानी है वो सारी की सारी संवेग से ही आती है। कैसे समझना कि जैसे ये कोई वस्तु थी, इसकी और हमने कोई गेंद फेंकी जिसका द्रव्यमान क्या था? m, और v वेग से फेंकी, तो संवेग क्या, या p बराबर mv। जो संवेग है वो दूसरी वस्तु पर कितना बल लगाएगी ये निर्धारित करेगी। तो हमने माना कि इस पे F बल लगाया। कितना लगाया? F बल। ये संवेग डिसाइड क्या की हमने? दीवार पे F बल लगाया। और F बल लगाया तो कितने समय तक लगाया? वो एक तो F बल लगाया, कितना बल लगाया और कितने समय तक लगाया, दोनों बातें होनी चाहिए। भाई मैंने किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को मुक्का मारा, तो मुक्का मारने पर मैंने उसके गाल पे कितना बल लगाया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने समय तक लगाया, तभी तो उसको आवेग आएगा। हल्का सा मुक्का मार के मैं हटा लूंगा तो उसको आवेग कहाँ से आएगा? सही बात सुने। तो आवेग होता है किसी वस्तु पर आरोपित बल इंटू समयांतराल। यदि आरोपित बल को अपन समयांतराल से गुणा कर दे तो अपन क्या मिलता है? आवेग। और यहीं से आवेग की परिभाषा निकल के आ जाती है। आवेग की परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। किसी वस्तु पर आरोपित बल किसी वस्तु पर आरोपित बल किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। तो आवेग का फॉर्मूला क्या बन गया? आवेग बराबर आरोपित बल। आरोपित बल को किससे गुणा करना है? समय अंतराल से। अब मेरे को बताओ, मैंने किसी को मुक्का मारा और उस मुक्के के मारने से 5 न्यूटन उसके गाल पे बल लगा और 10 सेकंड तक लगातार लगता रहा। तो आवेग बताओ। तो 5 × 10, ठीक है, 50 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब उसको जो आवेग आएगा उसका सामना मेरे को करना पड़ेगा। तो सारा खेल किसका है? समय अंतराल का है। बल का भी है लेकिन समय अंतराल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आवेग को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, बल को F से और समय अंतराल को डेल T से। ये आवेग का फॉर्मूला बन गया I बराबर F इंटू डेल टी। और जब अपन को फॉर्मूला मिल जाता है तो अपन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अपन को पता है फॉर्मूला मिलने पर तो अपन चुटकियों में ऐसे ही मात्र निकाल लेते हैं, हमें रटने की कहाँ जरूरत है कि नहीं? आवेग का ऐसे ही मात्र निकालो। इसके पास दो भौतिक राशियाँ, एक तो आपके बल है, बल का क्या होगा? न्यूटन, और दूसरा समय है, समय का होता है सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये इसका क्या हो गया? ऐसे ही मात्रक। लेकिन यहाँ से बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? देखना, कभी कभार आवेग का एक और अन्य मात्रक ऑप्शन में आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ा हुआ टॉपिक कोई काम का नहीं है। सीधी सी बात है साथियों, जब पढ़ाई करनी है अच्छे से टॉपिक को क्लियर करो। अगर आपने कोई एक चीज़ छोड़ दी और वही आपके एग्जाम में आ गई तो आपको उसका लंबे समय तक हो सकता कि ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि उस दिन मैं वो चीज़ पढ़ लेता तो आज मैं कहाँ होता। ठीक है, तो बताओ, अगर अपन न्यूटन की जगह न्यूटन की जगह हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन बराबर पढ़ा था kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जब अपने बल का मात्रा निकाला था ना, वहां पे अपने आया था kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसका उसकी जगह हमने लिखा था न्यूटन। तो न्यूटन की जगह आप पुट कर दो kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। और ये सेकेंड से सेकेंड मर गया, पीछे क्या बचा? kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब मैंने इसके मात्र को देखा और एक बार संवेग के मात्र देखा तो मेरे को सेम लगा कि नहीं लगा? इसको देखो एक बार। अच्छा, फिर इसको देखो, ये दोनों तो सेम है। अरे सेम का मतलब है कि आवेग और संवेग ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके ऐसे ही मात्रक समान हैं। चाहे आप न्यूटन इंटू सेकेंड बोलो
या केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड बोलो, दोनों एक ही बात है। ये आप अपनी कॉपी की छत पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों कैसी मात्रा समान है और दोनों कैसी राशियां हैं, सदिश राशि, ये भी सदिश है। दो चीज तो समानता हो गई संवेग और आवेग में। अब फर्क क्या है, और फर्क तो परिभाषा का और फॉर्मूला का है, वो आप आराम से पढ़ लीजिए। तो ये हमने आवेग तथा संवेग के बारे में पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हमने आपके बल, ठीक है, प्रकृति के मूल बल, बलों के प्रकार और संवेग आवेग के बारे में सारी जानकारी पढ़ी है। ये क्लास देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है ये जो क्लास है आपकी जो साथी सहपाठी है उसको एग्ज़ाम में मदद कर सकती है, उसको सिलेक्शन की ओर लेकर जा सकती है, तो इस क्लास को अपने साथी तक ज़रूर शेयर करें और उसको ये बात बताए कि प्रतिज्ञा क्लासेज पर, प्रतिज्ञा क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, उसमें आपके जो सुभाष सर है वो लगातार आपके 551 प्रश्नों का जो ब्रह्मास्त्र है वो आपके आर्मी, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के लिए लगातार चला रहे हैं और मैं आपके थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो प्रतिज्ञा क्लासेज आपके साथ लगातार आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लगातार जुटा हुआ है और इसमें आप इस प्रकार सहायक हो सकते हैं कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।